नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। एक वैकेंसी है, बहुत दिन से उसका इंतज़ार है। वैकेंसी का नाम है खंड शिक्षा अधिकारी। 2019 में आई थी, कोरोना से पीड़ित हुई, किसी तरीके से बच गई, लेकिन दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रही है। सोच रही है कहीं कोरोना ना आ जाए। कोरोना के टाइम ये कोविड के टाइम ये वैकेंसी थी, पोस्टपोन भी हुई थी और 2021 में जाके ये फाइनल हो पाई थी। और ये वैकेंसी पुनः क्यों नहीं आ रही है, इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए गए कि पहले कहा गया कि वैकेंसी है नहीं, फिर सुनाई दिया पेपर में कि वैकेंसी है, फिर पता चला कुछ विसंगतियां हैं अध्याचन को लेके, उसमें समकक्षता का विवाद है इसलिए नहीं आ रही है। तो विभिन्न कारणों से ये नहीं आ रही थी। जब 2025 का कैलेंडर आयोग ने जारी किया तो उसमें एक नोटशीट उन्होंने लिखी कि कुछ पदों जैसे प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी का ई अध्याचन संबंधित विभाग या शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा और उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में से किसी एक में समायोजित की जाएंगी। अब सबसे दुविधा की बात यह है कि बीओ की तैयारी करने वाले लोग जो सोच रहे हैं कि बीओ बन के ही रहेंगे, ये गाड़ी है उस पर बैठ के ही रहेंगे, स्कूल चेक करके ही रहेंगे, अभी टीचर हैं और मन कर रहा है कि आके बीओ साहब हड़का जाते हैं तो हम भी बीओ बनेंगे, तो वो लोग करें क्या, तैयारी कैसे करें। इन कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे जिससे आपके कुछ कन्फ्यूजन्स दूर होंगे। तैयारी कैसे करें इस पर भी बात करेंगे। वैकेंसी कब आ सकती है, एग्ज़ाम कब हो सकता है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें और सबसे उत्तम रणनीति क्या हो सकती है। प्री और मेंस के पेपर के साथ में आया हूँ मैं, हवा में बातें करने नहीं आया हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको सुनिएगा, देखिएगा और उसके बाद में बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा और आप एक अच्छी रणनीति तो कम से कम बना ही पाएंगे, इतना तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि वैकेंसी कब आएगी। जब इस एग्ज़ाम कैलेंडर को मैं देखता हूँ तो इस कैलेंडर में, वो कैलेंडर मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, ये कैलेंडर है। वैकेंसी कब आएगी? जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा उसके पहले ही वैकेंसी आएगी। और दूसरी बात यह है कि वैकेंसी आने से पहले तो एग्ज़ाम हो नहीं सकता है। तो एग्ज़ाम कब होगा ये भी मोटे तौर पर कुछ चीज़ें हम देख के इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 18 नंबर पर ये दिया हुआ है, रविवार 10 अगस्त को, ये तिथि मुझे लग रही है कि इसके लिए हो सकती है। ये कोई दावा नहीं है, ये केवल अनुमान है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी अनुमान पे ही चलती है। जब घटनाएं घटित हो जाती हैं तभी आपको पता चलता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ये हाल होगी, ऐसा हश्र होगा, किसी ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन हुआ। ठीक है, तो रिजल्ट के बाद ही पता चलता है, इतना खराब होगा नहीं पता था। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ अनुमान है। वैकेंसी जो है ये जून तक आने की संभावना है और वैकेंसी जब भी आएगी तो क्योंकि आयोग ने इधर बहुत कम एग्ज़ाम कराए हैं तो एग्ज़ाम जल्दी होगा, यानी कि अगस्त में, अगर जून में वैकेंसी आ गई, मई जून मान के चलिए आप, तो अगस्त में इसका एग्ज़ाम भी आयोग करा लेगा। तो वैकेंसी कब आएगी? मेरी तरफ से मई लास्ट या जून आप मान के चलिए, जो मुझे लगता है, ये कोई दावा नहीं है। मई आप लास्ट मान सकते हैं, आप जून भी मान सकते हैं, है ना। नहीं आई तो आगे भी हो सकता है कि जुलाई में आए, लेकिन पेपर का जो डेट है, पेपर की जो तिथि है, वो आप संभावित मान के चलिएगा कि ये वाली जो तिथि है इस पर ये पेपर हो जाएगा। जो आरक्षित तिथि यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये है 10 अगस्त 2025, ऐसा लग रहा है। ये सबसे नज़दीकी तिथि मुझे लग रही है। उसके बाद में फिर क्या हो सकता है कुछ पता नहीं है। बहुत सारे लोग अभी इसमें आएंगे, बताएंगे अरे आपको कुछ नहीं पता है, ऐसे ऐसे होगा। आपको पता है, अच्छी बात है, कोई ज़रूरी नहीं है मेरी सारी बातें पता ही हो मुझे और सारी बातें सच ही हो। मैं एक रणनीति और एक तैयारी करने वाले लोगों की क्या, किस चीज़ में भलाई है, बस ये करने आया हूँ, उसमें मैं सफल हो जाऊँ बस, और मुझे कोई चिंता नहीं है। क्योंकि वो लोग अगर बीओ बनना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए,
अब अगर 10 अगस्त को हम मान के चलते हैं, 8वें महीने में एग्जाम ये हो रहा है, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि जैसे वैकेंसी आएगी तुरंत आप पढ़ना चालू करेंगे, बस तुरंत तैयारी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, किसी भी एग्जाम में नहीं होता है। सफल वही लोग होते हैं जो पहले से तैयार रहते हैं। अगला सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। सिलेबस आप देखेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, है ना, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन। एक सिलेबस इसमें थोड़ा सा अलग से, रिसेंट डेवलपमेंट इन एजुकेशन अलग से है, बाकी सब आरओ और पीसीएस का सिलेबस है। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि करंट अफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल। यही सिलेबस लगभग है, बस केवल एक टॉपिक छोड़ दिया जाए, रिसेंट डेवलपमेंट इन एजुकेशन। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको इन्होंने पूछने की बात की है। 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब इसके पेपर को देखें तो स्तर इसका ठीक ठाक होता है। ये पेपर आपका मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पेपर जो इन्होंने प्रीलिम्स में पूछा था, सबसे उत्तम रणनीति क्या हो सकती है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, इस पर बात करने से पहले ये पेपर आप देखिए एक बार। जब इस पेपर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो पेपर जो जैसा आजकल पूछा जा रहा है कुछ इस तरीके से था। देखिए क्वेश्चन आप देखिए, इन्होंने कितने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे थे उस समय। प्रश्न नंबर 2 है इस बुकलेट का, कोई बुकलेट रही होगी उसका प्रश्न नंबर 2 है ये। उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, ये प्रश्न है सुमेलित करने का। ये प्रश्न देखिए, इसमें 4 स्टेटमेंट इन्होंने पूछे हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे वो भी ठीक ठाक ही है, स्तरीय प्रश्न है। शिशुओं और अल्पवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां किसे प्रदत्त हैं। यहाँ पर जो 74वें संविधान संशोधन के बारे में इन्होंने प्रश्न पूछा है। भले ही क्वेश्चन आप कर लें, सरल है कठिन है ये तो बात की बात है, पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कर ही लेंगे। और जिस रणनीति को मैं डिस्कस करने आपसे जा रहा हूँ उस रणनीति पे आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे। लेकिन बड़े क्वेश्चन का ट्रेंड इन्होंने तभी से शुरू कर दिया था और इस पेपर में बहुतायत मात्रा में ऐसे प्रश्नों की संख्या थी। बात समझ में आपको आ रही है? इसीलिए इसका कटाव कम गया था। ईडब्ल्यूएस का कटाव तो केवल 56 क्वेश्चन चला गया था, 65-66 क्वेश्चन तो हाईएस्ट था इसमें 120 में, यानी कि आधे पे लोग आ गए थे। और कटाव यानी कि 60% तक भी नहीं पहुंचा था, 60% से कम कटाव गया था, क्योंकि पेपर का स्तर यही था। क्योंकि जीएस का जो पेपर आपसे पूछा गया था उस पेपर में मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे आगे और आप देखेंगे अच्छे स्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, कोई हल्के प्रश्न नहीं पूछे गए थे। यहाँ पर भी आप देखेंगे ठीक ठाक प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्नों की संख्या थी, है ना। जनजातियों पे प्रश्न हो, चाहे जैव आरक्षित क्षेत्र पे प्रश्न हो, चाहे देखिए नगरीकरण पे प्रश्न हो। नगरीकरण पे सीधा प्रश्न नहीं पूछा गया था, स्टेटमेंट देके इन्होंने ये प्रश्न पूछे थे। तो अगर प्रश्नों का स्तर तब ऐसा था तो आज कैसा होगा ये और अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय आयोग बिल्कुल भाला लेके तैयार है। अभ्यर्थियों से आयोग परेशान है और आयोग से अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थी ज्यादा परेशान है, आयोग इसलिए परेशान है कि अभ्यर्थी विरोध में कुछ ना कुछ बातें कहते हैं तो आयोग को खलता है, तो आयोग कहता है कि हम बदला चुका लेंगे। 22 तारीख को उसने बदला चुकाया। 11 फरवरी वाले पेपर में भी ठीक ठाक स्तर उन्होंने आरओ में भी किया था। तो बीओ के पेपर में कैसा स्तर रहेगा ये आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं। और भी अगर हम देखें तो मेंस के पेपर में भी इन्होंने ठीक ठाक ही क्वेश्चन पूछे थे। मेंस के पेपर का पैटर्न देखें तो सिलेबस यही होता है, बस मेंस के पेपर में 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो जिसको आप कह सकते हैं 125 शब्दों में आंसर लिखना होता है, बड़े क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो 50 शब्दों में आंसर लिखना होता है, उनको शॉर्ट लघु उत्तरीय कह सकते हैं। और 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो वेरी शॉर्ट होते हैं, 25 शब्दों में उनका आंसर लिखना होता है। तो 10, 10 और 20, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़े वाले 10 नंबर के होते हैं तो 10 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए। मीडियम वाले 6 नंबर के होते हैं तो 10 क्वेश्चन 60 नंबर के हो गए। और जो सबसे छोटे वाले हैं वो 2 नंबर के होते हैं तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर के हो गए। तो टोटल 200 मार्क्स का ये आपका मेन एग्जाम में मेन एग्जाम में 200 मार्क्स का ये जीएस का पेपर होता है।
ठीक इसी तरीके से 200 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर होता है और हिंदी में आपका निबंध भी पूछा जाता है, हिंदी व निबंध। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये पेपर है ये आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किसी भी मीडियम में किसी भी माध्यम में आप हल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। लेकिन ये वाला पेपर हिंदी में है, इसलिए निबंध भी यहाँ पर हिंदी में लिखना होता है। वो पेपर भी मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। अब जब इसकी बात करते हैं कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो ये जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया है उसको इस तरीके से पढ़ना है कि आपका प्रीलिम्स तो तैयार हो ही, साथ साथ में मेंस भी तैयार होता रहे। मेंस के पेपर को अगर आप देखेंगे, ये सामान्य हिंदी का पेपर है और ये निबंध का पेपर है। इसके पहले हम एक बार जीएस का पेपर आपको दिखाते हैं यहाँ पर, जिससे कि रणनीति आप बना सकते हैं, ठीक ठाक रणनीति कैसे वर्क कर सकती है, कैसे आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ आप आइए। जैसे इन्होंने जो 125 शब्दों वाले प्रश्न पूछे हैं, तो उसमें पहला प्रश्न देखिए इन्होंने पूछा है, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें कहा इन्होंने कि वैदिक युग में धार्मिक विचारों और अनुष्ठानों के विकास पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। प्रीलिम्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ऐसा किसी भी क्लास में आपको नहीं मिलेगा कि हम वैदिक अनुष्ठानों के बारे में या धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में ना पढ़ें वैदिक युग में। तो इन्हीं प्रश्नों को आपको लिखकर भी अभ्यास करना चाहिए। अगर आपके पास अभी दूसरा कोई एग्जाम नहीं है जिनका लक्ष्य है केवल वीओ बनना है, तो वो लोग लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर चेक करा सकते हैं, आंसर खुद लिखकर खुद पढ़कर देख सकते हैं, ग्रुप बना के ग्रुप में पढ़ाई कर सकते हैं, जैसा भी चाहे। अब बीएड लोगों के लिए अधिकारी बनने का सपना सबसे आसान यही है जो बीएड धारी हैं और वो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत तो ये सपना आपसे करवाएगा ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और चरमपंथी के बीच प्रमुख वैचारिक मतभेद को स्पष्ट कीजिए। आप प्रीलिम्स में भी इसको पढ़ते हैं, तो जब प्रीलिम्स में पढ़िए तो साथ साथ में लिखते चलिए। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। मूल अधिकारों और डीपीएसपी के बीच में प्रमुख अंतर कर रेखांकित कीजिए। इस तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए जिनको 125 शब्दों में आपको लिखना होता है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये शॉर्ट वाले प्रश्न हैं, जो शॉर्ट जिनको कहते हैं मीडियम वाले, जिनको आपको 50 शब्दों में लिखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा गया। भारत में सूखे के प्रमुख कारण पूछे गए। प्रीलिम्स से सरल मेंस में इसमें पूछा गया भारतीय संविधान में बाल श्रम से संबंधित विशिष्ट प्रावधान क्या क्या है, अनुच्छेदों का उल्लेख कर दीजिए, जहां जहां प्रावधान किए गए हैं वहां पे उल्लेख उनका कर दीजिए। 85 शब्दों में तो करना है, केवल 50 शब्द आपके पास है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अभी कल ही की क्लास में ज्योग्राफी में हमने पढ़ाया है। भारतीय मानसून 2020 की मुख्य विशेषताएं, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक और भारत। देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया गया, किसके द्वारा जारी होता है, भारत की स्थिति क्या है और ऐसी स्थिति रहने के कारण क्या है, भारत किस स्थिति में है, उसमें सुधार कैसे हो सकता है। इतना तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन थोड़ा बहुत एक लाइन में तो मेंशन कर ही सकते हैं। और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो और मजा आने वाला है कि प्रीलिम्स में जितना भी आप पढ़ते हैं बस उतना ही 25 शब्दों में लिख देना है। कन्नौज का युद्ध, प्रयाग प्रशस्ति, मथुरा कला शैली, चौरी चौरा कांड, शारदा नहर, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल, है ना। अब पूरे रामसर स्थल तो आप लिख भी नहीं पाएंगे 25 शब्दों में, है ना। उस समय तो कम थे, अब पूछ लिया है तो ये अब ये 50 शब्द वालों में चला जाएगा, अब तो आप लिख ही नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 360 अधिकार परीक्षा, है ना। एनबीएसएस भूमि जियो पोर्टल, करंट अफेयर से पूछ लिया, ठीक है। एमएसपी के निर्धारक पूछ लिया। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए आपसे। कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की पढ़ाई में अंतर कुछ नहीं है, वही सिलेबस उसमें है जो सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा में है। तो आप जो पढ़ें उसको लिखते चलें, यही इसका अभ्यास करने का सबसे अलग, कुछ नया नहीं बनाना है, बस यही करना है आपको। अब बाकी बचा जीएस में जो मतलब प्रीलिम्स में जो सिलेबस नहीं है उसकी अगर हम बात करें तो आप आएंगे हिंदी पे। सामान्य हिंदी का सिलेबस आप देखिए, ये परंपरागत सिलेबस यानी कि लिखित परीक्षा, इसमें भी आपको लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव होती है। अपठित गद्यांश है, पत्र लेखन है, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद है। और ये एक ग्रामर का एक बड़ा पोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें विलोम है, अनेकार्थी है, पर्यायवाची है, तद्भव तत्सम है, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार है, वर्तनी है, अर्थशोध है, शब्द रूप है, संधि समास क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह,
शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, ये सब है। पेपर में सारा नहीं पूछा जाएगा, ऐसा मत समझिएगा कि ये सारा पूछा जाएगा। मैं पेपर भी अभी आपको दिखा रहा हूँ, सारा नहीं पूछा जाएगा। पेपर में आपसे केवल इनमें से कुछ पूछा जाएगा, लेकिन क्या पूछ लिया जाएगा ये थोड़ी बताया जाएगा, तो आपको पढ़ना सारा पड़ेगा। अब इस पेपर पे भी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पेपर में इन्होंने पूछा क्या है। ठीक है ना, चलिए। पहला तो इन्होंने गद्यांश पूछा। जो गद्यांश ये पूछते हैं, गद्यांश पूछने के बाद में उस पर प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न होता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। दूसरा एक इसी से पूछ लेते हैं प्रश्न की, जैसे इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, सहजात वृत्तियाँ क्या होती हैं। एक प्रश्न इन्होंने ये पूछा, ये पैराग्राफ पर ही है। उचित शीर्षक पूछा है और गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में जो सारांश आप लिखते हैं वो पूछा है। फिर देखिए एक लेटर से प्रश्न पूछा है कि कार्यालय आदेश और अधिसूचना में अंतर स्पष्ट करके उदाहरण दीजिए। फिर एक प्रश्न इन्होंने पूछा 10 नंबर में कि संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेदों का उदाहरण बताइए, परिचय दीजिए। ठीक है, अब संधि पे एक सवाल इन्होंने यहाँ पर पूछा है। उसके बाद में देखिए अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, चार चार इन्होंने पूछे हैं और सब 2.5-2.5 नंबर के इन्होंने पूछ लिए हैं। 10-10 नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे, बहुत कठिन नहीं। कृपया मुझे अपना मत रखने का अवसर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा है दिस सूप इज एब्सोल्युटली डिलीशियस। अब इसको हिंदी में तो आप बता ही देंगे, है ना। फिर इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियां पूछा है 15 नंबर में, 5 पूछे हैं, 3-3 नंबर के एक हैं, यानी कि इसमें 1 नंबर अर्थ का है, 2 नंबर वाक्य प्रयोग का है। 9 दिन चले 2.5 कोस, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, कैसे कंता जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, घड़ो पानी पड़ना, का वर्षा जब किसी सुखानी। ये इनका हिंदी का पेपर, और हिंदी के पेपर में ही निबंध है। फिर उन्होंने थोड़ा सा देखिए और पूछा है, पर्याय पूछ लिए हैं यहाँ पे हिंदी के ग्रामर वाले पोर्शन पे। इन्होंने छठा प्रश्न भी बनाया है। तो पर्याय पूछा है, बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखिए, अनृत, कलत्र, अमरस, कृषाणु, अजिर, है ना। फिर पूछा है वाक्यों को शुद्ध कीजिए, और ये प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा जाता है, बीओ में, लेकिन आपका जिन्होंने आरओ का पेपर दिया होगा उनको पता है, जिन्होंने पीसीएस का पेपर दिया होगा, पीसीएस मेंस में पूछता है, पीसीएस प्री में भी सीसैट में पूछता है, आरओ के पेपर में पूछता है। तो वो यहाँ पे 5 आपको करने हैं, और 5 के लिए इन्होंने अंक 5 निर्धारित किए हैं। बस वाक्यों को शुद्ध करके लिख देना है। फिर द्वितीय खंड जो है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, 2 निबंध यहाँ पर लिखने हैं, और यहाँ पर मार्क्स अगर आपके अच्छे नहीं आएंगे तो आपको 700 शब्दों में निबंध लिखना है, तो आपको अच्छी रैंक नहीं मिलेगी, सिलेक्शन भी आपका रुक सकता है। तो ये जो 2 निबंध वाला पोर्शन है, इसमें 3-3 निबंध दिए होते हैं, 6 निबंध टोटल पूछे जाते हैं, 3 पहले सेक्शन में, 3 दूसरे सेक्शन में, और एक एक इनमें से आपको लिखना होता है। और 50-50 शब्दों की ये निबंध उसके अंकों के निबंध होते हैं, 700 शब्दों में लिखने होते हैं। 6 ये टॉपिक स्पष्ट तौर पर दिए हैं। पहला है साहित्य, दूसरा है देखिए ऑनलाइन शिक्षा, चुनौतियां और संभावनाएं, और परंपरागत कृषि का भविष्य, यानी कृषि से पूछा जाता है। मेक इन इंडिया, एक सशक्त भारत का स्वप्न, पर्यावरण असंतुलन और जैव विविधता, कोविड-19 एक वैश्विक आपदा। ये तो आपका प्रश्न पत्र रहा। जब इसके सिलेबस पर आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए, तो इसके जब सिलेबस पर जाएंगे तो ऐसे इन्होंने दिया है, साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं या क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं निदान, ये पहला पोर्शन हो गया, इसके 3 टॉपिक। विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। तो ये हिंदी वाला जो पेपर है, जीएस तो आपका प्रीलिम्स के साथ तैयार हो रहा है, हिंदी वाले के लिए अगर आप एफर्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये मान के चलिए प्रीलिम्स के पहले, ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा आप हमारे साथ भी जुड़ के कर सकते हैं। बीओ का हमारे पास बैच है, मेंस का बैच है, उसमें आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। बीओ का हमारे पास एक प्रीलिम्स का बैच है। अगर प्रीलिम्स में हमारे साथ जुड़ते हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी तो आपकी साथ होती ही रहेगी, साथ साथ में मेंस की तैयारी होती रहेगी। आप आंसर लिखेंगे तो उसको हम चेक कर देंगे। साथ साथ में आपको, अगर प्रीलिम्स आप पास कर ले जाते हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर ही रहे हैं, पास ही करेंगे, अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छा सा गाइडेंस आपको मिल जाएगा, तो पास कर ले जाएंगे, तो आपको मेंस का हम फ्री में कराएंगे। मेंस आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रावधान तब है जब आप पास कर ले जाएंगे तब। मेंस के लिए कोई फीस हम आपसे नहीं लेंगे, ये हमारा दावा है।
अगर आप चाहते हैं नहीं मेंस हमको अभी पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे पास बीओ प्री कम मेंस बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको हिंदी ऐसे सबका मटेरियल मिल जाएगा, प्रीलिम्स का भी मटेरियल मिल जाएगा, आप वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम अभी प्रीलिम्स पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के साथ में थोड़ा बहुत जीएस पढ़ते रहेंगे, हिंदी और इससे बाद में तैयार करेंगे, तो आप हमारे साथ इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि मेंस की फीस अलग से आपको नहीं देनी पड़ेगी। इसमें जो लोग पास कर जाएंगे उनको हम इस बैच में फ्री में मटेरियल देंगे, फ्री में उनको गाइड करेंगे, आंसर राइटिंग भी फ्री में हम कराएंगे, कंप्लीट तैयारी उसकी हो जाएगी। बस शर्त यही है कि आप पास करके हमको रिजल्ट दीजिए। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी रही। लेकिन अभी से शुरू कर दीजिए, अभी से मतलब आप ये मान के चलिए कि समय आप मत गंवाइए। अगर आपने समय गंवा दिया, जैसे मान लीजिए कि अभी मोटे तौर पर फॉर्म आने में 4 महीने बाकी हैं, 4 मंथ के बाद में आपका फॉर्म आता है, ठीक है ना, ये फॉर्म आएगा, और उसके बाद में 6 मंथ के बाद में आपका एग्जाम होने जा रहा है। ये लगभग मोटा मोटा मान के चलिए कि आपका एग्जाम डेट है। तो आपको मोटे तौर पर जो मिल रहे हैं वो 6 महीने मिल रहे हैं, और इसमें पढ़ना क्या है, आपको जीएस पढ़ना है, और जीएस में आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है ना। डिस्क्रिप्टिव में ये होता है कि आपको लिखकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और उससे भी बड़ा चैलेंज है हिंदी का पेपर, हिंदी व निबंध। लेकिन इसके लिए घबराना नहीं है। अगर हफ्ते में एक निबंध आप लिख लेते हैं अपने आप, हफ्ते में एक आर्टिकल, 2-3 आर्टिकल का आपने सिनॉप्सिस बना लिया और एक निबंध लिख लिया, तो ये बहुत है आपके लिए। हिंदी के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, बैच से जुड़ जाइए, पढ़िए आराम से, नहीं तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं। अभी आप प्रीलिम्स पे फोकस होइए, और ये डिस्क्रिप्टिव वाला यानी कि ये जो आंसर राइटिंग का कार्यक्रम है, ये आंसर राइटिंग आप करते रहिए, ये चीज आप करते रहिए। और ये वाला जो पोर्शन है, इसमें आप बस थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहिए, थोड़ा थोड़ा, कभी लेटर लिख लिया अगर आपके पास समय है तो। अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो इसके पीछे अभी मत पड़िएगा, तो यही पढ़िए, उसमें आरओ भी तैयार हो रहा है और जीएस भी। डिस्क्रिप्टिव आप थोड़ा बहुत समय है तो लिखिए, नहीं तो उसके लिए भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये पोर्शन आप बाद में भी कर सकते हैं, और इस पोर्शन पे आप जितना ज़्यादा फोकस्ड हो पाइए उतना ज़्यादा फोकस होकर तैयारी करिए। तो ये कंप्लीट रणनीति रही। आप हमारे बैच से अगर जुड़ के तैयारी करते हैं हमें खुशी होगी। आप अभी ऑफ चल रहा है, हमने एक ऑफर दिया है, हमारी यहाँ पर लाइब्रेरी अभी बड़ी की गई थी तो हमारे स्टाफ को खुशी थी इसकी, तो हमने एक बड़ा ऑफर दिया है आपको, 25% तक का डिस्काउंट दिया है। आपको क्या डिस्काउंट मिलता है, ये रैंडम है। 10% तो कम से कम मिलेगा, 10% का कूपन तो कम से कम मिलेगा। उसके ऊपर कितना मिल सकता है आप देखिए, 10% तो निश्चित है। तो इन बैचेस से जुड़ के आप हमारी तैयारी करने के तरीके को आप देख के, ट्रायल करके, डेमो क्लास देख के देख सकते हैं, हमारे नोट्स आप देख सकते हैं। जब आपको संतुष्टि हो तो आप इससे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो पूरा मैंने आपको शुरू से अंत तक जो एक मोटा मोटा आइडिया था हमें कि कब फॉर्म आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, ये हमने आपको बताया, और तैयारी करने का एक तरीका आपको बताया। ये आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। और हमसे किसी तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वायरी है, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो ये दिए गए नंबर पे आप कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ऐप का लिंक, द सक्सेस प्रेप ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बैच का भी लिंक उसमें दिया है, प्री और प्री कम मेंस दोनों का। आप बैचेस को भी ज्वाइन करने के लिए देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।